वेलकम बैक टू विद्या माइंड डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स इन्वेस्टिगेट। क्लास 8 की इस साइंस की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने माइक्रोब्स, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर, मैटर एंड इट्स नेचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, इन सब की स्टडी कर ली। हमें पता चल गया कि यहाँ तक जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ेंगे इस बुक में, उसमें क्या क्या होगा और कैसे हमें एक यंग साइंटिस्ट की तरह सोचना है, डीप थिंकिंग करनी है और थॉटफुल ऑब्जर्वेशंस को हमें यूज करके फाइनल एक फ्रूटफुल कंक्लूजन ड्रॉ करना है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते हैं कि अब और क्या रह गया है इस साइंस की बुक में। अब इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट, अबाउट स्काई एंड कैलेंडर, अर्थ एंड इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जर्नी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि लाइट और वो कैसे बिहेव करती है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई प्रकाश, हम जो आपको इधर उधर देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे रोशनी है। तो रोशनी क्यों इस तरीके से बिहेव करती है, कैसा उसका बिहेवियर कि हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं? क्योंकि लाइट करती है रिफ्लेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एक बिहेवियर है लाइट का जिसकी वजह से हर वो ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रही है ना, वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक पहुंचती है और तभी चीजें दिखाई देती हैं। अंधेरे कमरे में आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, लाइट्स ऑफ कर दो तो नहीं दिखाई देती। तो दिखाई देने के लिए बहुत ज़रूरी है लाइट का ये बिहेवियर जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट बेंड कर जाती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। So, light helps us to see the world around us. It travels in straight lines and interact with surfaces in different ways by reflecting or bending, right? Now, studying how light behaves help us to understand about the functions of mirrors, lens, spectacles and even how we see images. तो लाइट का जो ये चैप्टर है ना, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्वेश्चंस अराइज करने के लिए और उन क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस लेंसेज के, मिरर्स के, स्पेक्टिकल जो चश्मा, भाई मैंने भी तो चश्मा पहना है, क्यों पहना है, ये हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या कहा जाता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। तो लाइट को जब आप किसी मिरर पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, एक डायरेक्शन उसकी दिखाई देगी आपको। यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई मिरर में आपने अपना फेस देखा होगा, कितना सुंदर लगता है, जैसे आप हो वैसे ही आपको मिरर में दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ light. So reflection of light means bouncing back of light from a surface. When light hits a smooth shiny surface like a mirror, it reflects in a regular pattern. वहीं पे अगर वो किसी रफ सरफेस पे पड़ती है तो भी रिफ्लेक्ट होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन वहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो रेगुलर नहीं होगा। और ओपेक ऑब्जेक्ट में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब ये जो टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स आपके क्लियर होंगे जब आप इस चैप्टर को थॉरली पढ़ेंगे। तो अगर क्यूरोसिटी आपकी जाग गई है तो क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आ रहे होंगे। जल्दी से अपने नोटबुक उठाइए और नोट करिए सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि यही तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है एज अ यंग साइंटिस्ट, राइट? Now examples of reflection like the images in a mirror, जो आप अपना रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज देखते हैं ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। Then reflection from a metal spoon, reflection from calm water और polished floors. ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। Now, even rough surfaces reflect light, but in many directions, which is why we can still see things that are not shiny, called irregular or diffused reflection.
तो क्लियर हो गया ना कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के बारे में और बहुत सारे जो हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं ना, उसको रिलेट करोगे इस फिनोमेना से। अब एक और फिनोमेना है, मींस लाइट का एक और बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है, बेसिकली लाइट बेंड हो जाती है। तो अगर लाइट सपोज यहाँ से गुजरी और उसके आगे कोई एक ऐसी सरफेस आ गई डिफरेंट मटेरियल से जो बनी है, तो पता है क्या होगा? लाइट बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीन्स अगर मीडियम चेंज होगा, पानी से वो हवा की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पानी और एयर दोनों डिफरेंट मीडियम है। तो यहाँ पे जब लाइट स्ट्रेट लाइन में, भाई लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, लेकिन जैसे ही जो मटेरियल है, जो मीडियम है, वो चेंज होगा तो वो लाइट बेंड हो जाएगी, राइट? So it happens because light changes speed in different material. तभी तो अगर पानी के ग्लास में आप पेन या स्टिक या कोई पेंसिल डालेंगे ना, ऑब्जर्व करिएगा, वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। So a pencil appears bent when placed in water because of the refraction of light, means bending of light. Corrective glasses to improve vision. भाई ग्लासेस क्यों पहने जाते हैं? अगर दूर का या पास का जो चीज़ें होती हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो स्पेक्स पहने जाते हैं। वो करेक्टिव लेंसेज हैं, तो वो भी यही काम करते हैं, वो भी इसी बिहेवियर पर बेस्ड हैं कि वो लाइट को इस तरीके से बेंड कर दें कि वो लाइट प्रॉपरली आपकी आईज तक पहुँचे और दूर की या पास की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको विजुअलाइज कर सको, क्लियर विजिबल इमेजेस आपको दिखाई दे। क्लियर है? So the reflection of light helps in lens of the spectacles for clear vision and magnifying glasses, microscopes and cameras. तो ये जितने भी माइक्रोस्कोप, कैमरास, ये सब आप यूज करते हैं ना, देखे तो होंगे। और कैमरे का रोल, माइक्रोस्कोप में आप छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं स्लाइड पे रख के उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारे जो फिनोमेनाज हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, ये सभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप इस चैप्टर में थॉरली और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, लाइट से अब हम बढ़ते हैं चंद्रमा की तरफ। हम जैसी रात होती है तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। आपको दिखता होगा कि वो चांदनी रात में उसकी एक अलग सी रोशनी है, बट वो लाइट मून की खुद की नहीं है, वो सनलाइट है। मींस सूरज अपनी रोशनी जब मून पर फेंकता है तो वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारी तरफ आती है और तब हमें दिखाई देता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना की वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है आसमान में। क्लियर है? So the movement of distant objects influence life on Earth. तो अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि प्लैनेट, जैसे कि जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो उनका जो एक मोशन है ना, वो शो करता है कि हमारे जो अर्थ की लाइफ है, जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना, वो इन्हीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के मोशन पर बेस्ड है। क्लियर? सो moon and reflection of light. The moon doesn't have its own light, it only reflects sunlight. Just like a mirror, the moon's surface bounces back light towards Earth and we see the beautiful moon over the sky, right? Even though the moon's surface is rough, it still reflects enough light for us to see it shining at night. तो क्लियर हुआ ना? तो ये जो फैक्ट है और जो ये एक सुंदर सी पिक्चर दिखाई दे रही है ना मून की, आपकी क्यूरोसिटी जग गई। अब आप इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे? भाई आपने देखा होगा कि जो मून होता है ना, कभी कभार क्रिसेंट शेप का दिखाई देता है, मीन्स
जो ये हाफ मून है इस तरीके का दिखाई देता है, कभी फुल मून दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा, कभी दिखाई ही नहीं देता है। आपने अपने जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, सुना होगा, वो अक्सर हिंदी में तिथियां बताते हैं, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस है। तो ये जो अलग अलग दिन बने हैं ना, ये मून के चेंजेस की वजह से बने हैं। और जो पार्ट मून का, ये जो डिफरेंट शेप्स मून की है ना, इन्हें हम कहते हैं फेसेस ऑफ मून, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी है ना, वो किस वजह से बनी है पता है? अभी अभी आपने पढ़ा ना कि जो सन की लाइट है वो मून तक पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, भाई मून मूव कर रहा है, वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है और अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है। तो मूवमेंट तो सबका हो रहा है, अर्थ का भी और मून का भी। तो कभी कभार एक ऐसा फेज आता है जिसमें मून का सिर्फ एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें सनलाइट पड़ती है, तो वो इल्यूमिनेटेड पार्ट हो जाता है और बाकी का जो दूसरा पार्ट है वो डार्क रहता है। तो इसलिए हमें डिफरेंट फेसेस ऑफ मून यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, सो द शेप ऑफ द मून वी सी चेंजेस एवरी नाइट। दिस हैपन्स बिकॉज द सन, अर्थ एंड मून मूव। तो यहाँ पे जो सन है ना, उसके अराउंड अर्थ और अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, सन मूव नहीं करता। तो बात यहाँ पे ये है कि जो अर्थ है, मून है, ये दोनों मूवमेंट शो करते हैं सन के अराउंड और उसकी वजह से जो डिफरेंट शेप्स है मून की वो दिखाई देती है। एंड द एंगल एट विच सनलाइट फॉल्स ऑन द मून चेंजेस। तो ये एंगल चेंज होता रहता है, इसलिए हमें डिफरेंट शेप का मून दिखाई देता है। हर दिन आप ऑब्जर्व करिएगा, 15 दिन आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो मून है ना, एक फेस ऐसा आएगा, हर दिन वो कम होता जाएगा, राइट, गायब हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आते हैं मून में, इससे ना जो एंशियंट पीपल थे ना, उन्होंने डिस्कवर किया कि क्या हम इस पैटर्न को कुछ किसी चीज में यूज कर सकते हैं, और तब उनके दिमाग में आइडिया आया कैलेंडर का। तो ये जो कैलेंडर्स है ना, पंचांग जो आपके घरों में होते हैं, ये मून के चेंजेस की वजह से बने हैं, राइट। तो अब हमने मून के बारे में पढ़ लिया है, हमें ये भी पता चल गया कि ये जो डिफरेंट फेसेस हैं, इन्हीं को यूज किया गया था और एंशिएंट लोगों ने कैलेंडर्स इजाद किए, और ये कैलेंडर्स बहुत ही यूजफुल होते हैं भाई, तिथियां देखने के लिए, और साथ ही साथ आपका जो ये टाइम टेबल है, स्टडी शेड्यूल है, अगर आपको कुछ भी ऐसा बनाना है तो आप कैलेंडर देख के बनाते हैं ना भाई। आपकी जो एग्ज़ाम की डेट्स आती हैं, डेट शीट्स रिलीज़ होती हैं, उसके लिए भी भाई कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि इस दिन ट्यूसडे है कि वेंसडे है कि थर्सडे है कि फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। वीक्स के बारे में पता चलता है, मंथ्स के बारे में पता चलता है, ईयर के बारे में पता चलता है, राइट। सो फ्रॉम मूनलाइट टू टाइम कीपिंग, तो ये जो डिफरेंट फेसेस हैं, the cosmos sets the rhythm of our days and years. Ancient people carefully observed the repeating pattern of moon's phases, and these regular cycles help them measure time and create the first calendars by combining sunrise and sunset for days, phases of the moon for months. तो ये जो वर्ड है ना months, ये कहाँ से आया है? ये आया है मून से, याद रहेगा। Solar positions for years. Early humans developed the lunar and solar calendars. तो ये जो छोटी सी पिक्चर दिख रही है ना, इसमें आप देखिए, यहाँ पे हिंदू कैलेंडर जिसे हम पंचांग कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तिथियाँ भी लिखी हैं, डेट्स भी लिखी हैं, नाम भी लिखा है वीक का, कौन से मास का है, जैसे कि चैत्र मास का है ये कैलेंडर, एक मंथ को शो कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैलेंडर के थ्रू मिल जाती है, और आप आगे आने वाला क्या आपका प्लान रहेगा ना, वो भी स्केड्यूल कर सकते हैं इन कैलेंडर्स को यूज करके, ठीक है। सो द वर्ड मंथ comes from moon because months were originally based on the moon's cycle. The calendars that guide our daily life, school schedules,
festivals, farming seasons are based on the movements of celestial bodies far beyond the earth. हमें पता है ना कि जो अर्थ है वो सन का पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है 365 डेज में, उससे बनता है 1 ईयर, राइट? So it shows how careful observation of natural patterns connect science, time and human life. तो ये जो डिफरेंट फेसेस ऑफ मून है और जो कैलेंडर की स्टडी है ना, पूरा एक चैप्टर इस पर बेस्ड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे। So from changing moon in the night sky, humans learn to measure days, months and years, turning light into time. आगे देखते हैं। तो हमने अब तक जो लाइट का बिहेवियर था वो पढ़ लिया। लाइट से हम टाइम कीपिंग कैसे कर सकते हैं, मून के फेसेस के बारे में हमें पता चल गया। अब बचा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा है, वो है हमारा इकोसिस्टम एंड लाइफ। भाई एटमॉस्फेयर क्या है? जहाँ एयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ पानी है उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, और जहाँ लैंड है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। और इन तीनों को कंबाइन करके अगर उसमें लाइफ फॉर्म्स को भी जोड़ दो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, इन सबको जोड़ने से बनता है बायोस्फेयर, राइट? तो हमें जो इकोसिस्टम की स्टडी करनी है ना, उसमें हमें जो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, लाइट, टेम्परेचर, डिफरेंट वेदर पैटर्न्स, तो ये सब रिलेट करना है लाइफ फॉर्म से। और हम पढ़ेंगे इसमें इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्लियर है? सो अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. All organisms from tiny insects to huge whales, grasses to trees depend on one another. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो आइसोलेट होके कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे कि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, ऐसे ही जितने भी लिविंग स्पीशीज है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है और साथ में इंटरैक्ट करती है फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ। Clear? So they interact, the living entities interact with air, water, sunlight and soil to form ecosystems. Energy and nutrients flow through these systems, keeping life balanced. आपने देखा ना, तो नेचुरली ये बैलेंस ऑटोमेटिकली हमारे एनवायरनमेंट में है। अब ये जो बैलेंस है ना, ये डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम वाइजली एनवायरनमेंट को यूज ना करें। भाई हम तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक तरीके से पॉल्यूशन लेवल बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इम्बैलेंस बिटवीन द लाइफ फॉर्म्स एंड द फिजिकल फॉर्म्स। तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हमारी वजह से हो रहा है। इसीलिए तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इस ग्रेड 8 की साइंस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको यंग साइंटिस्ट की तरह सोचना है सोसाइटी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और साथ में अपने बारे में भी। भाई अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी आपको बढ़ाना है। अगर आप यंग साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे तो ये सब आप कर सकेंगे। ठीक है? सो understanding ecosystems helps us appreciate biodiversity and the need for environmental care. Now, let's move further. सेशन थोड़ा लंबा है लेकिन हम इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करेंगे। अब हम पढ़ते हैं द परफेक्ट प्लैनेट दैट इज आवर अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है ना वो राइट पोजीशन पे है, राइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम सन, तभी तो यहाँ पे लिविंग स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। तो और कौन कौन से रीजन है? Earth is at the right distance from the sun, the atmosphere to provide us oxygen to breathe, water in liquid form to drink and protection from harmful UV rays through ozone layer. तो ये जो 3 फैक्टर हैं ये किस वजह से हैं? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो राइट डिस्टेंस पे है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी सरवाइव करने के लिए सबसे सूटेबल है, ऑप्टिमम है।
So the planet just right for life is our planet, the Earth. Clear? Now, human activities cause climate changes by altering temperature and pollution levels. So, we must use science responsibly to maintain Earth's delicate balance. The future of the planet depends on how wisely we act. तो इस छोटे से कंक्लूजन से, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे देखते हैं कि अब ये जो लाइफ फॉर्म है और हमारा जो एक रोल है, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो इन्वेस्टिगेट लाइक अ साइंटिस्ट. अब वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना पार्ट 1 में, जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी ना इस चैप्टर की, कि वन साइड ऑफ पूरी, जो पूरी का एग्जाम्पल था कि एक साइड थिन होती है एक साइड थिक होती है ना, उसी क्वेश्चन को अब हम एक्सप्लोर करते हैं यंग साइंटिस्ट की तरह. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डज अ पूरी पफ अप एंड व्हाई इज वन साइड थिनर. आपको पता है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट के लिए ये एक क्वेश्चन ही है और इस पर बहुत रिसर्च चल रही है. तो एज अ यंग साइंटिस्ट आपको भी इस पे थोड़ी रिसर्च करनी है. कैसे करेंगे? आस्क साइंटिफिक क्वेश्चंस. आपको क्यूरोसिटी जगानी है. अब इसके लिए ना आपको किसी फैंसी लैब की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास साइंस लैब होगी तभी आप इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या क्वेश्चन या क्यूरोसिटी आपकी राइज हो सकती है. आप अपने चारों तरफ घूमिए, किचन में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा. तो किचन ही समझ लीजिए कि आपकी एक लैब है जहाँ से आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ के. आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी चेंज्ड. अब यहाँ पे क्या है, पूरी को जब हम डालते हैं तेल में, गरम तेल में, तो बहुत सारी ना आपको वहाँ पे कंडीशंस दिख रही है. पूरी छोटी है या बड़ी है, पूरी पतली है या मोटी है, तेल गरम है या बहुत गरम है. समझ में आई ना बात? ये क्वेश्चन आपके मन में राइज होंगे ना जब आप पूरी को तलते हुए देखेंगे. भाई पूरी मैदा की है, मैदा की पूरी बना रहे हो या आटे की बना रहे हो या किसी और डो की बना रहे हो, किसी और फ्लोर को यूज़ कर रहे हो, टाइप ऑफ फ्लोर. तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है ना, आप उसको चेंज कर करके अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे. लाइक थिकनेस एंड द साइज ऑफ डो, टेम्परेचर ऑफ द ऑयल और फ्लावर टाइप. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया ना. आपको चेंज करनी है सिचुएशंस और कंडीशंस. फॉर पूरी एग्जाम्पल, नाउ आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी ऑब्जर्व्ड. मीन्स डज इट पफ, What is the time taken to puff? भाई ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं. ये ऑब्जर्वेशंस नोट करने बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे चेंज करने पर, एट अ टाइम आपको एक फैक्टर चेंज करना है. आपने सिर्फ टेम्परेचर लिया, कम गर्म रखा, बहुत गर्म रखा, आपको उसके ऑब्जर्वेशन नोट करें. यही थॉटफुल ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेंगे. And step 4 is change one factor at a time. As I told you, जैसे कि आपको एक फैक्टर लेना है, size of dough, temperature of oil, fresh और stored dough. Pricking a hole in पूरी means पूरी में छेद करके और बिना छेद करके भी आपको देखना है कि वो पफ हो रही है या नहीं. My God, सो इंटरेस्टिंग. मतलब एक पूरी का एग्जाम्पल और उसमें इतने क्वेश्चन, इतने स्टेप हो सकते हैं. सोचिए, मतलब साइंटिस्ट जब रिसर्च करते होंगे तो कितने क्वेश्चंस अराइज होते होंगे और उसी से फिर नई नई डिस्कवरीज होती हैं जो हमारे ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं. राइट? And lastly, keep notes, observe carefully and compare result. Did the oil splatter, smell or smoke? So this process is called systematic investigation, which is the heart of all science. तो पूरी देख के तो बस अब तो आपका मन कर रहा होगा कि मैम जल्दी से इस सेशन को ओवर करें, पूरी देख के भूख बढ़ गई. राइट? मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ. बस अब जो भी ऑब्जर्वेशंस आप नोट करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. आपको उन सब के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है ना, यहाँ पे आप उनको रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि थिकनेस ऑफ डो, हमने एक एस्पेक्ट लिया, उसको चेंज करके देखा, थिन और थिक. तो अगर थिन होगी, जो पूरी है वो पतली होगी, पफ्स क्विकली, जल्दी वो फूल जाएगी. मे कुक अनइवनली इफ रोल्ड अनइवनली.
मीन्स कि अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने उसे बेला है। अगर अनइवन मीन्स कहीं पे पतली कहीं पे मोटी ऐसी होगी तो हो सकता है वो पफ ना करे। अगर वो थिक है तो वो ज़्यादा समय लेगी पफ होने में, मे पफ लेस, हो सकता है कम फूले, या थिक पार्ट्स स्टे डेंस। और जो थिक पार्ट है क्योंकि मोटी है, उसकी परत मोटी है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए। मतलब कभी कभार आप देखिए मोटी पूरी को बेल के देखिएगा, बेल के उसको उसको गरम तेल में सेकिए, बट आपको बड़ों के सुपरविजन में करना है। तो जब पूड़ी बनाए मम्मी या पापा, दादी, दादू, कोई भी, तो आपको खड़े हो जाना है और एक कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करके अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं। ऐसे ही स्मॉल होगा, इट हीट्स इवनली, पफ्स इजीली। लार्ज होगा, मेक पफ्स अनइवन, एजेस थिनर एंड क्रिस्पियर। अगर आटे की है मीन्स गेहूं के आटे की, रफर टेक्सचर, पफ्स लेस यूनिफॉर्मली। अगर मैदे की है जिसे हम रिफाइंड फ्लावर कहते हैं, सॉफ्ट होगी, स्ट्रेचेस मोर, जैसे कि भटूरा। जो भटूरा होता है ना वो टोटली मैदे का होता है, बट आपकी मम्मी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कि बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट क्या है ना, तो वो ज़रूर गेहूं के आटे की पूड़ी ही खिलाती होंगी और कभी कभार छोले भटूरे भी बना के खिलाते होंगी आपको। मिक्स्ड फ्लोर है तो पफिंग डिपेंड्स ऑन रेशियो, मोर मैदा बेटर पफ। ऑयल का टेम्परेचर, बॉइलिंग, मीडियम एंड नॉट वेरी हॉट। आप देखिएगा जब तेल कम गर्म होगा ना, मना कर देंगे आपको कि अभी मत डालो, अभी तो तेल गर्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूड़ी कच्ची रह जाएगी, फूलेगी ही नहीं, तो मज़ा कैसे आएगा खाने में, राइट? सो अगर बॉइलिंग हॉट है मीन्स अगर धुआं निकल रहा है ना उस तेल में, उसे कहते हैं बॉइलिंग हॉट। इट पफ्स क्विकली, कुक्स इवनली। मीडियम हॉट, स्लोअर पफिंग, मे रिमेन स्लाइटली डेंस। नॉट वेरी हॉट, पुअर पफिंग एंड एब्जॉर्ब्स मोर ऑयल एंड ग्रीसी। तो ये जो सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है ना, दिस हेल्प्स यू टू कंक्लूड द फैक्ट्स। तो कंक्लूजन में ये सारे रिजल्ट आपकी हेल्प करेंगे और आप एक नया फैक्ट एज अ यंग साइंटिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को और एविडेंसेस से फाइन कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट अस एक्सप्लोर द फ्राइंग पूरी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस करी, कुछ और कंडीशंस है, मीन्स आप पूड़ी को कैसे डाल रहे हैं, मेथड ऑफ ड्रॉपिंग, एंगल से डाल रहे हैं तो पफ्स अनइवनली, थिनर साइड कुक्स फास्टर। अगर स्लोली डाल रहे हैं मे फोल्ड और स्टिक, इरेगुलर पफिंग। डो की फ्रेशनेस कैसी है, रखा हुआ है एक दिन पुराना आटा है या बिल्कुल फ्रेश, आपने बस आटा अभी डो लगाया और पूड़ी बनानी शुरू कर दी। फ्रेश होगा तो इट पफ्स बेटर, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। अगर स्टोर्ड होगा तो स्टिफर एंड पफिंग अनइवन। अब यहाँ पे हमें एक पूड़ी में कर देने हैं फोर्क से या नाइफ से छेद। तो क्या हुआ, जैसे ही इसमें होल हुए एयर एस्केप्स, इट स्टेज फ्लैटर। तो अगर मठरी बनानी है ना, तो पूड़ी से मठरी तब बनती है जब वो फूलती नहीं है, तो अगर आप छेद कर देंगे ना तो वो फ्लैट रह जाएगी और मठरी बन जाएगी पूड़ी से। लेस पफ, विदाउट होल, ट्रैप्स स्टीम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी साइड आप डालेंगे वो थिन होगी, वहाँ से पानी इवेपोरेट होगा और पूड़ी फूल जाएगी। सो जो स्टीम है वो ट्रैप हो जाएगी और वो पफ हो जाएगी। अदर ऑब्जर्वेशंस लाइक ऑयल स्प्लैटर इंडिकेट्स वाटर इन डो। थोड़ा सा, इतना सा ना पानी ऐसे हल्का सा डाल के देखना, चटर 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 बोलेगा, बहुत ज़्यादा स्प्लैटर करेगा। मीन्स कॉशियस रहिएगा क्योंकि हो सकता है ऑयल स्पिल हो। तो ऐसा नहीं कि भाई हमारी टीचर ने बोला था कि यंग साइंटिस्ट बनना है तो हमने पानी डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी पेरेंट्स या बड़ों के सुपरविजन में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनको बोलिए, उनको समझाइए, उन्हें पता होगा कि कैसे उसमें पानी का छोटा सा छींटा डाल के आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस नोट कर सकते हैं। स्मेल, it indicates proper cooking or burning, and smoke, oil is too hot। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपने देखा एक सिंपल पूड़ी का एग्जाम्पल कितना बड़ा हो सकता है, उस पर कितनी रिसर्च हो सकती है। स्टिल बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना अभी हमने यहाँ पे लिखे ही नहीं है, तो स्टिल द रिसर्च ऑन पूड़ी इज गोइंग ऑन। वेल, तो अब हमें साइंटिस्ट की तरह सोचना है,
साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग. दीज वर द स्टेटमेंट्स बाय एल्बर्ट आइंस्टीन. तो हमें क्या करना है? हमेशा ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, वेलकम करना है सरप्राइजेस को. अगर कोई चेंजेस आते हैं, कोई सरप्राइज है, तो उसे शॉक की तरह मत लीजिए. उन सरप्राइजेस को क्यूरोसिटी के टर्म्स में समझने की कोशिश करिए. स्टे क्यूरियस. इवन सिंपल थिंग्स लाइक परफेक्ट पूरी कैन स्पार्क साइंटिफिक स्टडी. एंड रिमेंबर, एवरी आंसर ओपन्स द डोर टू मोर क्यूरोसिटी. तो ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बन गया फॉर दिस चैप्टर 1, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो हमें क्वेश्चन पूछना है, देन एक्सपेरिमेंट्स प्लान करने हैं. ये साइंटिफिक थिंकिंग हमने डेवलप करी है इस फर्स्ट चैप्टर से. ऑब्जर्वेशंस केयरफुली नोट करने हैं और उससे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है. So, at last, let's curiosity be your guide in every subject, every day. Science begins with wonder and grows through exploration and reasoning. Now, true learning happens when we discover, not when we memorize. रोट लर्निंग नहीं करनी, फैक्ट्स कॉपी नहीं करने, फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं करना, खुद के फैक्ट्स डेवलप करने हैं, राइट? एंड रीजनिंग क्लियर हो गई, एक्सप्लोरेशन हमने किया, वंडर ऑफ साइंस हमने शुरुआत करी थी क्यूरोसिटी की, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस से. स्टे रूटेड इन ऑब्जर्वेशंस एंड सोर विद इमेजिनेशन. तो हमें ग्राउंडेड रहना है. अपनी जो सभ्यता है, अपनी सोसाइटी और जो हमारे पेरेंट्स ने हमें जो कस्टम्स बताए हैं, नेचर से हमें कनेक्टेड रहना है. और साथ ही साथ हमें पतंग की तरह अपनी इमेजिनेशन को ऊपर उठाना है, राइट? Let your curiosity guide you to solve everyday challenges from cooking to climate change. तो किचन से शुरुआत हो सकती है क्यूरोसिटी की, जो वेदर चेंज या क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. So remember, we are not just learners, we are young scientists shaping the future. So thank you so very much that you have watched our videos. Keep practicing, keep watching Vidya Mind. Thank you so much.